अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई लव जेलम सिटी के साथ मैं हूं अवैस अली। इस वक्त मैं आपको लेके आया हूं जिला जेलम के दूर दराज गांव नक्का कलां में। आपने आज तक जंग अजीम अव्वल यानी कि वर्ल्ड वॉर वन का जिक्र सिर्फ किताबों में सुना होगा। 65 की जंग, 71 की जंग का जिक्र आपने सिर्फ किताबों में सुना होगा। आज मैं आपको नक्का कलां में एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कि पाकिस्तान आर्मी के SSG ग्रुप से था। उनके वालिद ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी पहली जंग अजीम लड़ी। उसके बाद इन्होंने पाक भारत 65 की जंग लड़ी, 71 की जंग लड़ी। इन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पे लटकते देखा। इन्होंने ज़ियाउल हक का, सदर ज़ियाउल हक का जहाज गिरते देखा। और सबसे अहम बात जो उन्होंने मुझे बताई थी वो ये थी कि जब 65 की जंग के दौरान बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान पे हमला किया था तो इन्होंने सदर अयूब का पैगाम वायरलेस पे सुन के अपनी यूनिट को बताया था। इसके अलावा ये इस वक्त नंबरदार है अपने इलाके के। और सबसे अहम और सबसे खास बात, रमज़ान की मुनासबत से ये मदीना शरीफ में खादम की ड्यूटी भी सर अंजाम देते रहे हैं। आइए आपको इन दिलचस्प शख्सियत से मिलवाते हैं और बाकी जंग अजीम अव्वल से लेके मौजूदा हालात तक सारी तफसीलात मलिक शरीफ साहब से सुनाते हैं। आइए मेरे साथ। आपके वालिद ने जो जंग अजीम अव्वल लड़ी थी वर्ल्ड वॉर वन, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मेरे वालिद साहब जो है वो 1914 से लेकर 1800 जो जंग थी, पहली जंग थी, आलमी जंग थी, उसमें मेरे वालिद साहब आर्मी में थे। मेरे वालिद साहब जो हैं वो उन्होंने सर्विस की है और सर्विस के बाद वो पेंशन आए हैं। तकरीबन 15 साल सर्विस करके वो पेंशन आए थे। उस वक़्त उनकी पेंशन 5 रुपये थी मेरे वालिद साहब की। और वो बताते हैं कि उस वक़्त हमारे सिग्नल के लिए, सिग्नल एक दूसरे के भेजने की ये जो तरीक़ाकार था वो ये था कि एक शीशा होता था, एक लालटेन बत्ती होती थी जिसके ज़रिए हम इशारे बनाकर एक दूसरे को मैसेज भेजते थे। लोग पहाड़ के ऊपर एक खड़ा होता था, नीचे शीशे से एलियो के साथ वो जो है मकाम को भेजते थे। उस वक़्त वायरलेस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये था कि हम अंग्रेज़ जो हैं, हम अंग्रेज़ों के नीचे थे, अंग्रेज़ों के साथ ये सारा काम कर रहे थे, उनकी आर्मी में हम थे। तो अंग्रेज़ लोग जो है वो अपने सिपाहियों का अच्छा ख्याल रखते थे। अगर जापान और जर्मनी ये दोनों इन्होंने जब दुनिया की जंग छेड़ी और जापान के लोग जो हैं वो पहली दफ़ा उखिया बादल चट्टागंग के ऊपर पहुंच चुके थे और ईरान के अलामीन के मोर्चे पर जर्मनी के लोग पहुंच चुके थे। और जहां पर अगर प्रेम साहब विल्ट अंग्रेज़ों का जहाज गर्क ना होता तो ये फतह याब होते। अमेरिका ने जो कि आज़ादी था, 2 एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी शहर जहाँ उनके हथियार तैयार होते थे वहाँ पर उन्होंने 2 फेंके और ये जंग जो है वो बंद हुई। अगर ये उन हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम ना फेंकते तो ये जंग बंद नहीं होनी थी, अंग्रेज़ हार जाते। ये एहतियाती होकर इन्होंने फेंके, ये अंग्रेज़ों के एहतियाती थे अमेरिका, और इन्होंने ये दोनों बम जो है वो फेंके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 71 की जंग जो हुई थी जिसमें बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था, आप ये बताइएगा मुझे कि मशरकी पाकिस्तान जो आजकल बांग्लादेश है उसके अलग होने के पीछे वजूहात क्या थी? आप तो मौजूद थे उस वक्त, आपने तो जंग भी लड़ी थी, आप ढाका में रहे थे। वो क्या मुहर्रिकात थे, क्या वजूहात थी जिससे बांग्लादेश जो है वो हमसे अलग हुआ था? ये आप तारीखें पढ़ चुके हैं इससे पहले कि मीर जाफ़र यानी जिसने अंग्रेज़ों के ज़माने में गद्दारी की है, ये बांग्लादेशी था मीर जाफ़र। और उस वक़्त से लेकर आज तक वो लोग, मैं चूँकि आर्मी में था, मैं 2 दफ़ा बंगाल गया हूँ, एक दफ़ा 3 साल रह कर आया हूँ, एक दफ़ा स्पेशल सर्विस ग्रुप से गया हूँ, 1 साल रह कर आया हूँ। वो लोग जो हैं वो शुरू से हमारे मुखालफ थे। उन्हें हमने यानी तकरीबन हमने निसफ उनको हक भी दिया हुआ था, पाकिस्तान ने उनको आर्मी में, उनको रैंकों में, उनके सब के हक दिया हुआ था, लेकिन बावजूद इसके वो हमारे मुखालिफ थे। मेरे साथ एक मेजर साहब थे जो कि बांग्लादेश के रहने वाले थे। वो कई बार कहते थे कि मैं बांग्लादेश का जाकर सदर बनूंगा, मैं ये करूंगा। ज़िया उनका नाम था, ज़ियाउर रहमान नाम था, मेरी कंपनी में मेजर थे SSG स्पेशल सर्विस ग्रुप ने। और जब ये बांग्लादेश आज़ाद हुआ वो हमारे पास थे, इधर से भाग कर गए हैं, वो इंडिया का बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया है। मेजर साहब उनके नाम था अपना ज़ियाउर रहमान।
वो उन्होंने जाकर मुल्क को संभाला और मुल्क के सदर बने, उन्होंने कमान संभाली। और इसी तरीके से बांग्लादेश जो है वो हमको, चूँकि वो लोग हमें चाहते नहीं थे, इसलिए तो इस सब में इंडिया मुलविस था? इंडिया, बांग्लादेश के अलग होने में इंडिया का भी हाथ था? इंडिया का बिल्कुल हाथ था, क्योंकि इंडिया जो है वो हमारे मुल्क के टुकड़े करना चाहता था। उसका ये ख्याल था किसी तरीके से बांग्लादेशी, मैं चूँकि बांग्लादेश में था, उनकी सरजमीन भी हमारे ख़िलाफ़ थी, उनकी सरजमीन भी हमारी दुश्मन थी, इसलिए बांग्लादेश जो है वो अलहदा होना चाहते थे और अलहदा हुए। अच्छा, आपने तो सदर अयूब साहब का दौर देखा है, आपने उनकी सुपरविजन में काम किया है। हमने सदर अयूब साहब के बारे में बड़ी अजीब सी बातें सुनी है, बड़ा लोग उनके बारे में बुरे कलमात भी कहते हैं, बड़ा सख्त और जाबर कहते हैं। तो आप क्या समझते हैं सदर अयूब साहब कैसे थे? सदर मोहम्मद अयूब साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। हमारे सूबेदार मेजर खान, सूबेदार गोदर खान हमारे गांव के जो के रहने वाले थे। सदर मोहम्मद अयूब खान ने जो काम किया है आप लोगों के सब के सामने, उन्होंने घर के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं बनाई है, कोई मिल नहीं बनाई है, कोई चीज़ नहीं उन्होंने बनाई है, सिर्फ आवाम के मगर सोचा है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें फ़ौज के अंदर जब हमने ट्रेनिंग 1954 में 1954 में मैं आर्मी में गया हूँ, तो हमें सदर अयूब के मार्शल लॉ से पहले हमारा एक लीडर होता था जो कि लंगर से रोटी लाकर हमें देता था। 3 रोटी एक जवान को मिलती थी। पाकिस्तान इतना गरीब था, लेकिन सदर मोहम्मद अयूब खान जब आए हैं, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया है, उन्होंने हुकूमत संभाली है, उन्होंने ये आर्डर किया है कि कोई आदमी, कोई फौजी जवान जो है वो रोटी लेकर नहीं खाएगा, वो लंगर के ऊपर जाएगा, वो बैठकर जितनी चाहे वो रोटियाँ खा सकता है। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे जिन्हें हमारी रोटी ज़्यादा की। मैं आपको बताऊं कि उस वक़्त बड़ी सस्त पाई थी, 2 सेर आटा था रुपये का, और ये दूध वगैरह बिकता नहीं था, ना कोई बेचता था। दूध अगर किसी की ज़रूरत है अपने घरों से ले आते थे। अच्छा, आपने 3 मार्शल लॉ देखे हैं, सदर अयूब का मार्शल लॉ देखा है, सदर ज़िया का मार्शल लॉ देखा है, परवेज़ मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ आपने देखा है। पिछले दिनों में हमने फिर एक दफ़ा मुल्क में मार्शल लॉ की खबरें सुनी है। आप क्या समझते हैं कि इससे अगर अब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता है तो अब क्या हालात होते हैं? जो आपने पहले मार्शल लॉ देखे थे उनमें क्या हालात थे? जो पहले मार्शल लॉ देखे हैं वो, यानी सदर मोहम्मद अयूब खान ने 58 में मार्शल लॉ लगाया है, फिर ज़िया साहब ने मार्शल लॉ लगाया है। ज़िया साहब जो है ये ब्रिगेडियर थे, और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह के जो हैं ये चाहते आदमी थे। उन्होंने 19 जर्नैल जो हैं उन्हें फ़ारिग करके पेंशन भेज के जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनको मेजर जनरल और जनरल बनाकर इन्हें हुकूमत जो है हुकूमत पर, यानी इन्हें CNC बनाया। लेकिन क्योंकि वो एक अमन पसंद आदमी थे, इंसाफ पसंद आदमी थे, उन्होंने जब महमूद कसूरी कत्ल हो गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के को इन्होंने उनके कत्ल के बदले में बंद कर दिया। उस वक़्त इन्होंने इंसाफ किया, इंसाफ के ऊपर इन्होंने फांसी दी। इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ऐसे फांसी नहीं दे दी, इन्होंने फांसी दी है। तो वो ये कत्ल का जो है वो जज साहबान ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, को उन्होंने फैसला जनरल साहब ने नहीं दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उनको ये फांसी। उसके बाद अयूब साहब के बाद जो हुकूमत ज़िया साहब की हुई है, उन्होंने जितनी की है उनके में ना महंगाई थी, ना दुनिया परेशान थी, ना कोई फ़ौज में परेशानी थी, ना सिविल में परेशानी थी। उसके बाद तीसरा मार्शल लॉ जो है वो जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लगाया है। परवेज़ मुशर्रफ साहब, मैं उनका उस्ताद हूँ। कमांडो में मैं हवलदार था कंपनी में, वो मेरे नीचे कैप्टन थे, उन्होंने ट्रेनिंग की है मेरे साथ। 65 की जंग के बाद ट्रेनिंग की है। मोहम्मद अफजल नक्की वाले लेफ्टिनेंट जनरल, ये दोनों कैप्टन थे, इन्होंने मेरी कंपनी में ट्रेनिंग की है। मैं अल्लाह जन्नत नसीब करे, हाजी बोस्तान पिंड स्विका वो सूबेदार SUCA थे कंपनी के, उसी कंपनी के, और मैं हवलदार था, उनका कमांडर था। और मेरे नीचे उन्होंने किया, जो इन्होंने किया है वो भी मेरे ख्याल में ठीक किया है, कोई गलत नहीं किया है। लेकिन ये है कि जब एक आदमी
इस किस्म का काम करता है तो मशवरा करके करता है, सब लोगों से, जितने जर्नल होते हैं उनसे मशवरा करके करता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। अगर वो मशवरा देते हैं कि ये ठीक आप कर रहे हैं तो वो ठीक है। लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं, आपके कहने के मुताबिक जितने मार्शल लॉ तीनों अदवार गुजरे हैं वो बेहतरीन गुजरे हैं बाकी सियासी हुकूमतों की निस्बत से। क्या आप समझते हैं कि अभी जो रस्साकशी चल रही है सियासी, अभी एक दफ़ा एक फिर मार्शल लॉ लगना चाहिए या मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है? ये हमारा मुल्क ऐसे है कि हम अवाम और ऐसे लोग, आम लोग ऐसे हैं कि हमको फ़ौज ही काबू कर सकती है, सिविल लोग काबू नहीं कर सकते। अगर फ़ौजी कोई आदमी आ जाए तो ये मुल्क के हालात जो है जो सुधर सकते हैं। लेकिन इसमें एक वजह है, उसकी वजह यह है कि इस वक्त हमारे ऊपर इतना कर्ज़ है, IMF ने इतना कर्ज़ डाला हुआ है, इतने हमारे टैक्स लग रहे हैं, इतनी बिजली कीमतें हम पर बढ़ रही हैं। अभी आर्मी का अगर कोई जनरल आ जाए तो उस चीज़ को कवर कैसे करेगा? इसलिए मार्शल लॉ का नाम नहीं लेना है, उन्हीं वजह कि अगर मार्शल लॉ लग जाए वो ठीक है, वो काबू तो कर लेंगे, हुकूमत संभाल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन IMF का कर्ज कौन मकाएगा? IMF का कर्ज जो है वो तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उसने कर लिया है, वो हमें माफ़ नहीं कर रहा है। मुल्क ने अंदर इतनी चीज़ें पैदा हैं, देहात और मादनियात निकल रही हैं, सब कुछ निकल रही हैं, और तेल भी निकल रहा है, उसके गंदम चावल हर चीज़ मकदार में हो रही है। लोग इतने अमीर है, कम अज़ कम 80% आबादी हमारे गांव में जो है वो गांव के ऊपर है। 80% आबादी पाकिस्तान में शहरों में नहीं है, वो गांव है, वो गरीब लोग हैं। हम IMF का कर्ज किस तरह मुकाएं? अगर कोई आदमी वलंटियर रहे, 4-5 आदमी मुखैर हजरात जो के मिलों के मालिक हैं, अगर वो IMF का कर्ज मुका देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, मैं कसम से कहता हूँ, मैं ऐलान करता हूँ, ये चंद दिन की ज़िंदगी है यहाँ गुजारनी है। ये चले, ये सारा माल जिन्होंने हमारा फ़ायदा भी नहीं पड़ रहा है, जिन्होंने कब्रों पर भी नहीं जाना है, उन्होंने खाना है। ये मैं अभी अपनी ज़मीन, अपना घर, सब कुछ मैं अपनी एक छपली बना लूँगा, उसमें रहूँगा। अगर IMF का कर्ज ख़त्म होता है, मैं सब कुछ बेचने के लिए तैयार हूँ। खुदा के लिए जो मुखैर हजरात है, मिलों के मालिक है, वो अपना कुछ ना कुछ आए, मैदान के ऊपर खड़े हो जाए, नारा लगाएं और IMF का कर्ज मुकाएं, ताकि गरीब अमान सुख की रोटी खा सके, रात को नींद की सुख की नींद। आपने कायदे आजम को भी देखा, आपने गांधी को भी देखा था। 1947 से लेके अभी 2023 तक, कायद से लेके अभी तक जो कायद का विजन था जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान बनाया। आखिरी सवाल, आपकी बातें इतनी दिलचस्प है, मेरा दिल नहीं कह रहा कि प्रोग्राम खत्म हो, लेकिन अब क्योंकि उसको कंक्लूड करना है तो आप ये बताइएगा, कायद आजम से लेके अभी तक आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान ने क्या क्या देखा, आपको क्या क्या महसूस होता है, दुख होता है, क्या होता है? क्योंकि तरक्की तो एक तरह से हमने बहुत ज्यादा की, एटम बम तक बना लिया, मोटरवे तक बन ली, बहुत सारी चीजें कर ली, लेकिन उसके बाद अब जो पाकिस्तान के हालात है, आखिरी क्या पैगाम देना चाहेंगे और आपको खुद क्या महसूस होता है? सर सैयद अहमद ख़ान सबसे पहली हमारी जो है मुस्लिम लीग की तंजीम जो बनाई है, सर सैयद अहमद ख़ान ने 1857 में बनाई। उसके बाद 1857 के बाद बाबा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और इंडिया के जो है हिंदुओं के सरबराह जो हैं वो गांधी थे। आप दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों से निजात दिलाई है, यानी इंडिया को, पूरे उस वक़्त पाकिस्तान इंडिया था और पूरी अंग्रेज़ों से हमने जान छुड़ाई है। जैसे उस वक़्त चूँकि कांग्रेस जो है, उस कांग्रेस का विलियम लीडर जो वो उनका सदर था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं थी। पहला मुस्लिम लीग का इजलास 1907 में हुआ, वो इंडियन मुस्लिम लीग इंडियन थी, और पहला इजलास 1907 में 31 इजलास हुए। दूसरा इजलास कराची में होगा 1943 में, और पाकिस्तान जो है ये जमहूरिया पाकिस्तान 3 मार्च 1940 को जो है मीनार पाकिस्तान मिंटो पार्क में जो है ऐलान हुआ, ये बना हुआ। उस वक़्त जो है मुस्लिम लीग के सदर जो थे वो बाबा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे, और उस वक़्त मुस्लिम लीग की पहली खातून जो थी वो रहना, हाँ ये लियाकत नहीं, वो थी, वो पहली खातून थी जो कि मुस्लिम लीग की जो है थी। और ये जितना भी है उस वक़्त से लेकर आप बाबा कायद आज़म रहमतुल्लाह अल्लाह ताला उन्होंने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता है, जिन्होंने पाकिस्तान को अलहदा किया। और पाकिस्तान जो है आज एक मुमलिकत है, हम इसकी हिफाजत नहीं कर रहे, हमें चाहिए अपने मुल्क की हिफाजत हर तरह से करें। उस वक़्त से लेकर आज तक हालात ये, उस वक़्त गुर्बत ज़रूर थी,
इतने वसायल हमारे पास नहीं थे, मादनियात नहीं थी, इतनी चीज़ पैदा नहीं होती थी, लेकिन बजाज उसके सुकून था। उस वक़्त सुकून था। चूँकि मैं 1938 की पैदाइश हूँ, 1938 से लेकर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, मेरी 10 साल उम्र थी। 10 साल मैं तीसरी जमात में पढ़ता था। उस वक़्त मैंने हालात देखे हैं कि हम लोग आज़ाद थे, हमारे साथ हिंदू भी तामन करते थे। हमारे गांव में हिंदुओं की आबादी काफ़ी थी, लेकिन हमारे साथ तामन, हम उनके साथ तामन करते, अच्छे हालात थे और अच्छा गुजारा होता था। लेकिन इस वक्त ये हालात जो मैंने देखे हैं, अभी आकर मैंने देखे हैं, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। ये पहली बार इस मुल्क के अंदर हालात हुए हैं। एक खुदारा कोई आदमी उठ खड़ा हो और मैदान में आ जाए, IMF का कर्जा मुका दे, और तमाम ये यूटिलिटी स्टोर वगैरह नहीं होने चाहिए, आम दुकानों पर जो है वो आटा खुला मिलना चाहिए, ख़ास कर आटा मिलना चाहिए। बाकी चीज़ों को छोड़ो, जो खाने का है, रिज़्क़ है। बाबा जी अल्लाह ताला करे कि आपकी सारी दुआएं कबूल हों। आप SSG ग्रुप में रहे हैं, मुशर्रफ साहब का ताल्लुक भी उसी ग्रुप से था। एक आखिरी दफ़ा फौजियों की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो लगा दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदा। मैं फौज को अभी चाहता हूँ। मैंने 2 जंगें लड़ी हैं, बावजूद इसके अभी भी अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है, मेरी 86 साल उम्र है, लेकिन बावजूद इसे अभी भी अगर अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हुक्म मिला कि आप जंग में जाएं, अगर मुझे अपने कमांडर जंग के लिए बुलाते हैं तो मैं इंशाअल्लाह ताला जाऊंगा। अगर और कुछ भी नहीं तो उन्हें तकरीर करके उनके जज्बात को उभारूंगा जाके। अगर मैं चल नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, उनके जज्बात को उभारूंगा। और अगर इंडिया का कोई आदमी सामने आ गया तो उसे मैं लड़ कर बताऊँगा कि मैं बुरा आदमी किस तरह लड़ता हूँ। अपने मुल्क की खातर मैं जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, हर चीज़ देने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं अपने मकान IMF के कर्ज के लिए, अगर वो कर्ज ख़त्म होता है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। कोई बंदा आज मैदान में आ जाए पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का कर्ज मुकाए। पाकिस्तान एक इंग्लैंड बन सकता है, पाकिस्तान एक सऊदी अरब बन सकता है, यानी इसमें हर चीज़ मौजूद है। लेकिन ये है कि ये लोग सोचें कि गरीबों का क्या हाल है। गरीब लोग रात को भूखे सो रहे हैं, उनके बच्चे ही भूखे सो रहे हैं। मैं गांव में देख रहा हूँ कि लोग बाहर से आते हैं, वो भूखे हैं। क्या हाल है। अल्लाह ताला सबको इस किस्म की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बाबा जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आप पाकिस्तान को फलता फूलता देखें। पहली जंग अजीम से लेके 2023 तक इतना लंबा अरसा आपने एक वीडियो क्लिप में देखा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और उन लोगों से लाजमी शेयर कीजिएगा जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने अब तक जितना कुछ किया है पाकिस्तान के लिए बहुत कम किया है। उन पहली जंग अजीम से लेके 65 की जंग, 71 की जंग, उसके बाद ज़रबे अज़ब, और अब तक पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान के लिए क्या क्या कुछ किया है आपने नंबरदार साहब की जुबानी सुन लिया। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।